हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो पोर्शन है क्विक रिवीजन में उसमें हम देखने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है आईएनएस सूरत एंड आईएनएस उदयगिरी, तो इंडियन नेवल सबमरीन्स। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने इन दोनों को अभी लॉन्च किया था मुंबई के अंदर, इसलिए न्यूज़ में रही थी। एंड तो ये आईएनएस सूरत है वो एक डिस्ट्रॉयर है। वो क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है, जबकि आईएनएस उदयगिरी क्या है? ये एक फ्रीगेट है। फ्रीगेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? फ्रीगेट एंड डिस्ट्रॉयर के बीच में डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है, फ्रीगेट छोटी होती है। दोनों ही बोट होती हैं एंड जो बड़ा शिप जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको प्रोटेक्ट करने के काम आती है, तो उसके साथ साथ चलती है। उन पर कोई हमला हो जाता है तो ये जल्दी से नेमी को उड़ाने का काम करती है, ख़त्म करने का। तो इसके लिए दो प्रोजेक्ट 15 है, उसके दो पार्ट हैं, प्रोजेक्ट 15A एंड प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15A के अंदर क्या है? कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 15B के अंदर क्या है? विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 15B है वो बाद में आया है, प्रोजेक्ट 15A पहले है। एंड जो बाद में आया है तो वो ज़्यादा एडवांस भी होगा। तो इसके अंदर क्या है, इन दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस क्या है? उनके ब्रिज लेआउट से है कि जो डिटरमाइन करता है उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उनका जो साइज है, शेप है, क्या 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 होगा। तो इसके कारण क्या है कि प्रोजेक्ट 15B है उसका जो रडार का सिग्नेचर है वो कम हो गया है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट 15A। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B के अंदर क्या है? विशाखापट्टनम क्लास भी आता है इसके अंदर, एंड जो आईएनएस सूरत है वो इसी का पार्ट है, वो प्रोजेक्ट 15B के अंदर ऐड हुआ है। तो प्रोजेक्ट 15B में आईएनएस सूरत हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, मुरमा गांव है, इम्फाल है, तो ये सारे इसका हिस्सा है। ठीक है, एंड जो अभी जो शिप बनाया गया है सूरत वाला आईएनएस सूरत है वो बनाया गया है ब्लॉक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथड है या टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये है कि उसके विभिन्न अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जगह बना के एंड उनको मुंबई के अंदर मेजागॉन जो डॉकयार्ड है वहाँ पे उनको असेंबल किया गया है। तो ब्लॉक्स में उसको बनाया गया था, फिर उसको असेंबल कर लिया गया एक जगह। ठीक, आईएनएस उदयगिरी हमने देखा है क्या है? ये फ्रीगेट है। ठीक है, तो फ्रीगेट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A इज रिलेटेड विद द फ्रीगेट। ठीक है, एंड फ्रीगेट में क्या होता है? ये छोटा होता है उससे। ठीक है, एंड इसके अंदर भी क्या है? एक प्रोजेक्ट 17 है, एक 17A है। तो 17 वाला पुराना है, उसके अंदर क्या है? 17 वाले के अंदर प्रोजेक्ट P17 भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर शिवालिक क्लास फ्रीजेट बना रही है। एंड प्रोजेक्ट 17A है वो थोड़ा एडवांस है, उसके अंदर एडवांस वेपन होगा, एडवांस स्टेल्थ कैपेसिटी होगी, ये सारा कुछ उसके अंदर है। तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है 17A। ठीक है, P17A या फिर प्रोजेक्ट 17A। एंड आईएनएस उदयगिरी है वो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर क्या है? हम नेवी है वो 7 ऐसे शिप बना रही है इसी की तरह। एंड आईएनएस उदयगिरी पहला हो गया, ये तीसरा है। इससे पहले नीलगिरी है और तारागिरी है, वो भी ऐड हो चुके हैं। तो तीसरा है ये आईएनएस उदयगिरी का। टोटल इसमें 17A में कितने बनाए जाएंगे? 7। क्या बनाए जाएंगे? फ्रीगेट। ठीक है, एंड इनमें एडवांस वेपन होगा, स्टील्थ कैपेसिटी होगी, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट में ये हेल्प करेंगे सारा। ठीक है, तो जो आईएनएस उदयगिरी है, उदयगिरी एक हिल्स है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, डन। प्रोजेक्ट 17A क्या है? ये इसको फॉलो करता है P17 फ्रीगेट को, जो कि शिवालिक क्लास की फ्रीगेट है। डन। इसके अंदर 17A के अंदर हमने देख लिया है इस्तेमाल है, तो इसका जो रडार का सिग्नेचर है कम हो जाएगा। एंड इनके अंदर एक खास फीचर है इसका कि इसमें लो अकॉस्टिक वॉइस होती है, यानी कि इसका जो वॉइस होती है वो कम होती है, इसको जल्दी से रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, एंड सोनार के द्वारा। एंड इसमें डीजल इंजन है, उसकी वॉइस थोड़ी कम होती है, ऐसी इसमें टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू चाइना ने ब्लॉक कर दिया है इंडिया और यूएस की जो बिड थी। एक टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की, उसको हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक लिस्ट आती है उसके अंदर प्लेस करना चाहते थे, ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट है, उसके अंदर हम प्लेस करना चाहते थे अब्दुल रहमान मक्की को। उस पर बैन लगा दिया है, चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया है। चाइना कहता है इसको हम नहीं करने देंगे। तो ये कैसे किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको पावर दी गई है यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा कि वो लोग एक्शन ले सकें वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उसी के अंडर आर्टिकल 41 है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को
पावर देता है कि वो लोग इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिजिग्नेट कर सकें या फिर इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी सैंक्शन लगा सकते हैं। तो इसके अंदर वो क्या है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मतलब किसी बंदे के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप, यदि वो टेरर एक्टिविटीज से लिंक्ड है तो उसके साथ आप ट्रेड नहीं करोगे, या फिर जो भी टेररिस्ट होता है उसका क्या है, फंड सीज कर सकते हैं, उस पर ट्रेवल बैन का एम्बार्गो लगाया जा सकता है। तो ये सारी बातें इसमें हो सकती है। एंड अभी इसके अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये सब काम होता है सैंक्शन रेजिमे के अंडर। तो उसके अंदर जहाँ पे होता है सैंक्शन रेजिमे के अंडर पावर देगी है आर्टिकल 41 ऑफ यूनाइटेड नेशन का चार्टर, आर्टिकल 41 के अंदर ये पावर मिली हुई है। एंड ये करंटली 14 एक्टिव सैंक्शन रेजिमे हैं अभी, जिनमें ऐसा सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। दैट सैंक्शन कब लगाए जाएंगे, जब कोई या तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो, या फिर कोई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कर रहा हो, या फिर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तब वहाँ पे क्या है, सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। एंड ये जो पावर दी गई है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई है। एंड सैंक्शन रेजिमे है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नेक्ट करती है। एंड हर एक सैंक्शन रेजिमे है वो हेड किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर किया जाएगा एक सैंक्शन, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है सैंक्शन कमेटी। एंड उस सैंक्शन कमेटी के अंदर हर जो P15 मेंबर है, मतलब इसके जो P15 नहीं P5 प्लस जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो यूएनएससी के कितने मेंबर हो गए 15, तो यूएनएससी के 15 मेंबर वो सैंक्शन कमेटी का पार्ट होते हैं। और सैंक्शन कमेटी का जो भी डिसीजन आता है वो कंसेंसस से दिया जाता है, यानी कि सारे के सारे मेंबर उसमें एग्री करना पड़ेगा, तभी वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही अभी इंडिया ने एक सैंक्शन लगाने की कोशिश की थी अब्दुल रहमान मक्की पे। ठीक है, तो उस पर चाइना ने कहा कि आप इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, उस पर सैंक्शन नहीं लगा सकते। एंड तो ये उसने बोला है, चाइना ने बोला है कि ये ऐसा हम टेक्निकल ग्राउंड पे कर रहे हैं, टेक्निकल होल्ड। तो ये टेक्निकल होल्ड कितने महीने तक रह सकता है, ये 6 महीने तक रह सकता है। एक बार ना कर दी तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे, तो 6 महीने तक वो टेक्निकल ग्राउंड पे रहेगा, फिर उसको द्वारा रिव्यू किया जाएगा यूएनएससी के द्वारा। ठीक है, तो ये तो बातें इससे रिलेटेड थी। एंड ऐसा ही एक सैंक्शन कमेटी है जो न्यूज़ में रहती है, यूएनएससी 1267 सैंक्शन कमेटी, 1267 सैंक्शन कमेटी है। वो किससे रिलेटेड है, वो अल कायदा एंड ISIL से सैंक्शन कमेटी है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये कमेटी है, वन ऑफ द सैंक्शन रेजिम में। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेघालय विलेजर किल्ड इन बॉर्डर फायरिंग बाय असम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें मेघालय और असम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो पहले बिफोर इंडिपेंडेंस पहले क्या था कि तो असम के अंदर ये सारे इंक्लूडेड थे, मेघालय था, नागालैंड था, अरुणाचल प्रदेश था, मिजोरम था, तो नॉर्थ ईस्ट में असम था। तो इंडिपेंडेंस के बाद में फिर इनको धीरे धीरे अलग किया गया। एंड जब मेघालय को बनाया गया था 1971 के एक्ट के आधार पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर मेघालय का फॉर्मेशन होता है आउट ऑफ असम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभी क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है कुछ एक जगह पे, मेनली कितने जगह पे है, 12 जगह पे है। ठीक है, एंड उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी इन दोनों के द्वारा, असम और मेघालय के द्वारा, इनको रिजोल्व करने के लिए। तो उस कमेटी के अंदर अभी इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, असम मेघालय पैक्ट बोला जाता है उसके अंदर। एंड उसके अंदर क्या है, फर्स्ट फेज के अंदर 16 लोकेशन जो डिस्प्यूटेड थी उसको इंक्लूड किया गया था, उन दोनों के बीच में सहमति बन गई है, समझौता हो गया है। तो वो लगभग 36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जिसमें से 18 दोनों को दे दिया गया है, तो उसको रिजोल्व कर लिया गया है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। एंड ये सारा हुआ था मुकरोह विलेज। मुकरोह विलेज है, ये कहाँ पे है, मेघालय में पड़ता है। ये सारा घटना हुई है, वहाँ पे एक बंदे को अभी गोली से उड़ा दिया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज कुकी चिन बांग्लादेशी रेफ्यूजी इशू। तो कुकी चिन मिजो कम्युनिटी है एक, जो बांग्लादेश में रहती है। ठीक है, कुकी चिन मिजो कम्युनिटी कहाँ पे रहती है, बांग्लादेश में है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है। एंड यहाँ पे इसके कुछ लोग हैं, वो बांग्लादेश की लोगों को बांग्लादेश रैपिड एक्शन फोर्स थी, उसने मार के इंडिया में भगा दिया था, वहाँ से उनका झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो वहाँ से वो इंडिया में आ गए थे।
एंड इंडिया में वो इलीगली एंटर किए हैं, तो हमने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रहने दिया है। वो कहाँ पे सेट हुए हैं? वो चिटगांव हिल बांग्लादेश से मेघालय के लॉन्ग तलाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एंटर कर चुके हैं एंड उनको हमने अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रखा हुआ है। परंतु क्या इंडिया के पास रिफ्यूजी लॉ है अपना? वी डू नॉट हैव एनी नेशनल रिफ्यूजी लॉ, नहीं है हमारे पास कोई भी रिफ्यूजी लॉ नहीं है, ठीक है, अभी तक नेशनली। एंड हम इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल लॉज ऑन यूएन, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है ऑन रिफ्यूजीज 1951, यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज 1951, उसके हम सिग्नेटरी नहीं हैं। उसकी एक प्रोटोकॉल भी है 1967 के अंदर, उसकी एक प्रोटोकॉल आई थी, उसका भी हम सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें और नहीं दिया हुआ है। अगला टॉपिक है वो ऑपरेशन एंड एक्सरसाइज है। तो पहली एक्सरसाइज कंडक्ट की कौन सी है? सी विजिल 22, तो सी विजिल 22 एंड इसका अभी 3rd एडिशन हुआ है एंड ये कहाँ पे हुई है? ईस्टर्न सी बोर्ड में हुई है, ईस्टर्न सी बोर्ड। तो ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो नेवी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर कंडक्ट कराई है, नेवी प्लस कोस्ट गार्ड। इसके अलावा इसमें इंडिविजुअल जो मिनिस्ट्री है मेरी टाइम्स को देखती है, वो भी इसमें एक्टिविटीज़ को देखती है, वो भी पार्टिसिपेट की है। तो ये कंडक्ट कराई गई है सी विजिल एक्सरसाइज, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी एंड मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेशन से हुई है। एंड एक और एक्सरसाइज होती है ट्रॉपैक्स, तो दिस इज ट्रॉपैक्स है। ट्रॉपैक्स का फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज है, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशन एक्सरसाइज। तो ये होती है, ट्रॉपैक्स एक्सरसाइज होती है 2 साल में एक बार, 2 ईयर में एक बार होती है, नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। ये नेवी इसको कंडक्ट कराती है, नेवी। एंड ये दोनों एक्सरसाइज सी विजिल 22 एंड ट्रॉपैक्स, तो सी विजिल तो हर साल होती है, ट्रॉपैक्स एक्सरसाइज है वो होती है साल में 2 साल में एक बार, तो इट इज़ बाई एनुअल एक्सरसाइज है। एंड ये दोनों हैं वो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को बताते हैं, तो एंटायर स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं दोनों एक्सरसाइज है। एंड हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी इसको कंडक्ट कराया जाता है। हमारी जो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन संकल्प। तो ये कंडक्ट कराया गया है ऑपरेशन संकल्प। इसमें क्या होता है कि जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन है, वहाँ पे इंडियन के जो मर्चेंट शिप्स जा रहे थे, वहाँ पे लुटेरों ने, कुछ समुद्री लुटेरे जिसको पायरेट्स बोलते हैं, उन्होंने अटैक किया था एंड उनको हमारा सामान लूटने की कोशिश की थी शिप वगैरह से। तो फिर 2019 के बाद से इंडियन नेवी है, वहाँ पे अपना एक शिप है INS तलवार, वहाँ पे उस एरिया के अंदर पर्शियन गल्फ और ओमान वाला एरिया है, वहाँ पे हमारी प्रेजेंस है। तो वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, जब भी कोई पायरेट्स वगैरह आते हैं तो उसको मार के भगा देती है। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? ये इंडियन नेवी का है इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान एंड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल, एंड इट इज सिंस 2019 वी आर हैविंग प्रेजेंस देयर। एंड इसके अंदर जो व्हीकल है, वेसल यूज किया जाता है, वो INS तलवार है। तो ये हमारी INS तलवार है, एक फ्रीगेट है एंड उसको हमने डिप्लॉय किया हुआ है वहाँ पे। तो ये हमारा मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 ये कराई गई है, कंडक्ट मंगोलिया के अंदर है, मंगोलिया के अंदर हुई है। तो ये पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने भाग लिया है। तो ये मल्टीनेशनल एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, जो कि पीस कीपिंग कैपेसिटी को, उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, मंगोलिया में कंडक्ट कराई गई है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करेगी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच में समझदारी है, सबको बढ़ाना है, ये काम होता है इनका। फिर एक्सरसाइज संप्रीति, तो ये इंडिया बांग्लादेश की आर्मी की एक्सरसाइज है, रेगुलर होती है, ठीक है। एंड अभी ये रिसेंटली कंडक्ट कराई गई थी जासोर मिलिट्री स्टेशन। जासोर मिलिट्री स्टेशन कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया है। आर्मी की एक्सरसाइज है ये, आर्मी की, इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी की है। नेक्स्ट इज ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन। तो ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन ये किसका है? ये चाइना का है, ठीक है। तो ये इट इज कंडक्टेड बाय चाइना। इसके अंदर चाइना क्या कर रहा है कि चाइना की जितनी भी बॉर्डर लग रही है, तो इसमें ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन में अगले साल 2023 के अंदर 23 में चाइना है वो SCO के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ क्या है, ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन कंडक्ट करना चाहता है। तो ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन का एक और नाम दिया गया है सोलिडेरिटी 2023। तो सोलिडेरिटी 2023, तो चाइना इसके अंदर SCO मेंबर के साथ बॉर्डर एक्सरसाइज कंडक्ट कराना चाहता है। उसको नाम भी दे रहा है, वो एक क्या नाम दे रहा है इसको, ये बोल रहा है कि फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022।
फ्रेंडशिप बॉर्डर, ठीक है। तो ये चाइना के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। इट इज इनिशिएटिव ऑफ चाइना टू कंडक्ट ए ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन इन 2013 विद ऑल द मेंबर ऑफ एससीओ। एंड 8th मीटिंग हुई थी अभी, इसी को कंडक्ट कराने के लिए ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ मीटिंग भी करा रहा है। एंड 8th मीटिंग हुई थी एससीओ के हेड ऑफ बॉर्डर सर्विस होती है, एससीओ का एक सर्विस है हेड ऑफ बॉर्डर सर्विस, उसकी 8th मीटिंग इंडिया के अंदर हुई थी। एंड इसके बारे में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराने के वहाँ पे डिस्कस किया गया था, ये कैसे कैसे कंडक्ट कराना है। नेक्स्ट इज रिम पैक। तो रिम पैक है, ये यूएस लेड है, यूएस लेड एक्सरसाइज है जो कंडक्ट कराई जाती है पैसिफिक ओशन में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है रिम पैक की? रिम ऑफ पैसिफिक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बाई एनियल, यानी कि 2 साल में होने वाली मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज है। ये नेवल है, रिम पैक इज नेवल एक्सरसाइज है। एंड 2022 वाली के अंदर इसके अंदर 27 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है 2014 से, 2014 से हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड तो 27 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यूएस लेड एक्सरसाइज है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह देश भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशन नारकोज। ये कंडक्ट कराया गया है, किसके द्वारा है? ऑपरेशन नारकोज रेलवे पुलिस फोर्स का ऑपरेशन है, रेलवे पुलिस फोर्स। उसके अंदर क्या है? ये इट इज अ ड्राइव अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स थ्रू रेल। तो जो नारकोटिक्स होते हैं, ड्रग्स वगैरह है, वो रेल से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है ऑपरेशन नारकोज, ठीक है, नारकोटिक्स से रिलेटेड। एंड इसको जो पावर दी गई है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, रेलवे पुलिस फोर्स को पावर दे दी गई है, किसी बंदे को सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है एनडीपीएस एक्ट के अंडर में, यदि किसी के पास ड्रग्स पाई जाती है तो। एंड एनडीपीएस एक्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। देन ऑपरेशन आहट क्या है? ऑपरेशन आहट ये पिछले कुछ दिनों पहले रेलवे ने चलाया था। इसके अंडर रेलवे क्या है? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं वुमेन एंड चाइल्ड, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है ऑपरेशन आहट। देन ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंदर यहाँ पे रेलवे जो पैसेंजर है उनकी सुरक्षा के लिए इस ऑपरेशन को चलाती है, विद स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इसको कंडक्ट कराती है। एंड आरपीएफ सपोर्ट द स्टेट पुलिस टू फाइट अगेंस्ट पैसेंजर क्राइम, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है वो मेरी सहेली इनिशिएटिव है, वो भी आरपीएफ का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। मेरी सहेली के अंदर क्या है? वो वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए है। एंड यहाँ पे उनकी सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता है मेरी सहेली इनिशिएटिव के अंदर। एंड एक और ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो इसके अंदर क्या है? नन्हे मतलब बच्चे हैं, तो ये बच्चों से रिलेटेड है। तो जो भी कुछ लोग हैं वो अपने बच्चों को पैदा होते ही गर्ल पैदा होती है तो उनको वो स्टेशन पे छोड़ जाते हैं, या फिर कोई गुम जाता है बच्चा, किसी को नहीं मिलता है, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के अंदर आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स है वो इन बच्चों को ढूंढती है, और जो भी मिल जाते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेती है, तो उनको बचाने के लिए काम करती है। तो इट इज़ टू सेव द चिल्ड्रन हु आर अबंडन्ड एंड फाउंड एट रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ है वो कौन सी है? स्काईलाइट। तो स्काईलाइट एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट कराई गई है आर्मी के द्वारा। किसकी है? आर्मी की है। पहली बात तो है इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। एंड इसका जो मेन एम क्या है कि यदि is to validate and showcase the resilience of communication capability in case of terrestrial connectivity is disrupted। यदि हमारी जो टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी है डिस्टर्ब हो जाए, उस केस में आर्मी अपने डिफरेंट यूनिट के साथ कैसे कनेक्ट करेगी, कैसे उनके साथ जो है सामान पहुंचाएगी, वारफेयर का जो भी चीज़ें चाहिए होती है, तो एम्यूनेशन वगैरह कैसे प्रोवाइड करेगी। यदि फॉर एग्जांपल चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना कब्जा कर ले, तो फिर आर्मी कैसे इधर वाले पार्ट से, चिकन नेक कॉरिडोर कौन सा है जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से, यहाँ पे कब्जा कर ले नॉर्थ ईस्ट पे, इस पे चाइना मान लेते हैं कब्जा कर ले डोकलाम से, यहाँ पे कैसे इसको फिर आर्मी एक दूसरे के साथ इधर वाले पार्ट से, ए और बी पार्ट है नॉर्थ ईस्ट के साथ, हम कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उसी से रिलेटेड है। एंड ये टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए तब। एंड इसके लिए आर्मी है वो अपना जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन कर रही है। तो इसके अंदर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पे फोकस रहा है, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। सी एक्सरसाइज स्काईलाइट का मेन एम क्या है? स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। इसके लिए आर्मी क्वांटम टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करेगी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ करेगी फॉर कम्युनिकेशन। एंड हम एक इसके अंदर एक है C4IS2R सिस्टम्स भी बनाया जाएगा, जिस पे फोकस करेंगे हम आर्मी। C4I2SR
C4I2SR। तो C4I2SR की फुल फॉर्म क्या है? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, सर्विलेंस एंड रिकॉन्सिनेंस। ये दी हुई है डेफिनेशन ग्रीन में, ये आप देख सकते हो। तो इस पे फोकस करेंगे हम, आर्मी मतलब इंडियन आर्मी, एंड और ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। एंड अभी जो आर्मी के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है, नेवी के पास अपना डेडिकेटेड सैटेलाइट है एंड एयरफोर्स के पास भी है, परंतु आर्मी के पास नहीं है, आर्मी को दे दिया जाएगा। एंड GSAT-7 सैटेलाइट होते हैं, GSAT सैटेलाइट 7 है, वो क्या होते हैं, उनमें एनहांस कैपेसिटी होती है एंड सिक्योरिटी फीचर उनके अच्छे होते हैं, उनको हैक नहीं किया जा सकता, एंड वो सर्विलेंस भी अच्छी देते हैं। जैसे नाविक हमारे को दो प्रकार की सर्विस देता है, रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन सर्विसेज देता है एंड दूसरा सिविलियन सर्विस देता है। रेस्ट्रिक्टेड जो सर्विसेज होती हैं वो मिलिट्री यूज के लिए की जाती हैं, तो उसी तरह से GSAT-7 सैटेलाइट का इसके यूज किया जाता है मिलिट्री पर्पज के लिए, ठीक है। दैन GSAT-7B सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया जाएगा आर्मी के लिए, GSAT-7B को। यहाँ इंडियन आर्मी सैटेलाइट्स GSAT, इसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, आर्मी के लिए यूज किया जाएगा GSAT-7B, ठीक। एंड इंडिजीनियस डेवलप्ड मल्टी बैंड सैटेलाइट होगा ये। द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 इस दिया। तो पिच ब्लैक है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराता है इसको एंड इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है, बाई एनियल है एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट कराती है। तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, एयरफोर्स इंडिया पार्टिसिपेट करता है इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज अल नजहा 4। अल नजहा 4 ये हमारी ओमान के साथ एक्सरसाइज है, कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। अल नजहा 4 इंडिया ओमान की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका 4th एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट इज विजय प्रहार, या फिर ये मेरे हिसाब से तो ये वज्र प्रहार होना चाहिए, देखना पड़ेगा यहाँ पे, वज्रा प्रहार, विजय प्रहार लिखा हुआ है तो वज्रा प्रहार है। इंडिया यूएस की एलीट फोर्सेस की एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूएसए की एलीट फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करती हैं टू इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज उदार शक्ति। एक्सरसाइज उदर शक्ति या उदार शक्ति है, ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, हमने उधार दे दिया है किसको? मलेशिया को, हमने उधार दे दिया है मलेशिया को। तो उदर शक्ति या फिर उदार शक्ति है, ये एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स। तो इंडिया एंड मलेशिया के बीच की एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज INS विक्रांत को INS विक्रांत को कमीशन किया गया है, ठीक है। एंड तो INS विक्रांत को कमीशन कर दिया गया है कोची में। तो कोची कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। वहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, उसमें यहाँ पे इसको कमीशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये इंडिया का बिगेस्ट एवर इंडिजीनियस मिलिट्री प्रोजेक्ट है एंड इसके अंदर INS विक्रांत के अंदर हमने क्या है, लगभग 76% इंडिजीनियस कंटेंट है, यानी कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण होगा। इसके अंदर क्या है, हमने जो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टिसिपेट किया है नेवी ने, तो एक नया टॉपिक दिया हुआ है, इसमें पूरी तरह से नहीं बताया गया INS विक्रांत के बारे में, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एंड देन इंडियन नेवी का एक इनसाइन को रिलीज किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एंड इसके अंदर क्या है, नए इनसाइन के अंदर, यानी कि झंडा है इनका, उसके अंदर क्या है, नेशनल एम्ब्लेम होगा इसमें, अभी नए में नेशनल एम्ब्लेम होगा, ट्राई कलर होगा उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर में। एंड यहाँ पे पहले होता था सेंट जॉर्ज क्रॉस होता था, इसके बीच में क्रॉस, ये सेंट जॉर्ज, उसको रिमूव कर दिया गया है। वहाँ पे क्या है, हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो ला दिया गया है। गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट अभी कर रही है कि जो भी हमारे कॉलोनियल जो ट्रेसेस है उनको हमें रिमूव करना है, तो उसी डायरेक्शन में हमारे को नेवी का नया सिंबल बनाया गया है। एंड जो हमारा जो एक और भी चीज़ बनाई गई थी यार, जो पार्लियामेंट में बिल्डिंग बनाई, जो एम्ब्लम है वो उसको भी तो नया बनाया गया है। ये सारी चीज़ें कॉलोनियल माइंडसेट को हटाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो नेवी का मोटो क्या है, सेम नो वरुणा, सेम नो वरुणा, ये नेवी का मोटो है। एंड वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ओ वरुणा बी ऑस्पियस टू एस। तो ये याद रख सकते हो, नेवी का मोटो क्या है, सेम नो वरुणा, ठीक है। एंड ये जो नया एनसाइन है नेवी का, वो इंस्पायर हुआ है गोल्डन, जो ये इंस्पायर हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर में उन्होंने एक नेवी बनाई थी अपनी। एंड तो माना जाता है कि 160 से लेके 700 उसके बीच में वहाँ पे उनकी अपनी शिप्स थी। एंड उन्होंने क्या है, शिप बनाई थी, जहाँ पे कहाँ बनाई गई थी, कल्याण, भिवंडी, गोवा, इन जगह पे अपनी शिप बनाई थी।
कल्याण भिवंडी गोवा। यहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी का फाउंडेशन रखा था, अपनी उनकी नेवी का, छत्रपति शिवाजी 17वीं सेंचुरी के अंदर। इनके एक कमांडर हुआ करते थे कान्होजी आंग्रे, कान्होजी आंग्रे या फिर आंग्रे, एंड जिन्होंने इनका जो नेवी है शिवाजी की, उसको मराठा नेवी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कान्होजी आंग्रे, इनको ये मराठा नेवी कमांडर थे एंड इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग ए सॉलिड नेवल फाउंडेशन दैट अश्योर्ड मराठास वर ए मैरीटाइम पावर। एंड इन्होंने बेस बनाए थे, मैरीटाइम बेस बनाए थे कोलाबा के अंडर। दैन कोलाबा में बनाया था, सवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग नियर रत्नागिरी। तो यहाँ पे इनके मराठास के बेस हुआ करते थे, कोलाबा, सवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग नियर रत्नागिरी, ठीक है। एंड इन दोनों को शिवाजी और इनका जो कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए दो जहाज़ों का नाम भी इन पे रखा गया है। जो नया इंसाइन है हमारा जो नेवी का है, उसमें ऑक्टागनल शेप बनाया गया है। तो ऑक्टागनल शेप बनाया गया है, तो ऑक्टागनल में वो 8 डायरेक्शन को दिखाता है। तो 8 डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है नेवी की मल्टी डायरेक्शनल रीच। तो मल्टी डायरेक्शनल रीच एंड मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन कैपेबिलिटी है वो दिखाती है। तो उसमें जो ऑक्टागनल में 8 डायरेक्शन होती है वो क्या शो करती है, नेवी की मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल रीच है, ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, उसको दिखाती है, उसको शोकास करती है। तो नेक्स्ट इज ऑपरेशन मेघ चक्कर। तो ऑपरेशन मेघ चक्कर किसका है, ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, सीबीआई ने इसको कंडक्ट कराया है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पेन नहीं चल रहा है मेरा एक तो इट इज अगेंस्ट दी, क्यों चलाया गया है, इट इज अगेंस्ट दी सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, चाइल्ड पोर्न है वगैरह कोई शेयर करता है, उसके अगेंस्ट में इसको चलाया गया है बाय सीबीआई। एंड ऐसा ही एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन कार्बन 2021 के अंदर, 2021 के अंदर, 2021 के अंदर इसको चलाया गया था ऑपरेशन कार्बन। एंड उसी का फॉलोअप करते हुए ऑपरेशन मेघ चक्कर, ये सर्टेन ड्यूरेशन पे ये कंडक्ट कराती रहती है एंड चाइल्ड सेक्स अब्यूज को रोकने के लिए उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसको शेयरिंग करते हो तो आपको उसके अंदर पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये इंटरपोल से हमें डायरेक्शन मिली थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सीबीआई पहुंच गई थी वहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गरुड़ा 7 एयर एक्सरसाइज। गरुड़ा 7 एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराई गई है इंडियन, वो होती है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयरफोर्स। तो इंडिया और फ्रांस के बीच की ये एक्सरसाइज होती है एंड इसका 7th एडिशन है ये। एंड ये खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे पहली बार जो तेजस ने पार्टिसिपेट किया था, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है उसने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। एंड LCS प्रचंड का ये पहली बार किसी भी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है उन लोगों ने, तो गरुड़ा 7 के अंदर पार्टिसिपेट किया है LCS तेजस एंड LCS प्रचंड ने, जिसको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है। देन नेक्स्ट इज वोस्टॉक 22, वोस्टॉक 2022, ठीक है। तो ये रशिया की एक्सरसाइज है एनुअली, तो रशिया इसको कंडक्ट कराता है अपने फार ईस्टर्न रीजन में एंड वोस्टॉक में होती है, ठीक है। देन यहाँ पे 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार इसके 2 कंपोनेंट थे, एक नेवी कंपोनेंट था, दूसरा आर्मी का कंपोनेंट था। तो इंडिया ने आर्मी वाले कंपोनेंट में तो पार्टिसिपेट किया है, नेवी का जो इसका जो कंपोनेंट था उसमें हमने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। हमने रशिया के वोस्टॉक 22 के नेवी वाले कंपोनेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो एक्सरसाइज हो रही थी वो साउथ कुरिल आइलैंड में हो रही थी, साउथ कुरिल आइलैंड, ठीक है। एंड साउथ कुरिल आइलैंड है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन रशिया एंड जापान। तो जापान के सेंटीमेंट को देखते हुए हमने वहाँ पे नेवी वाले कंपोनेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, ठीक है। एंड ये साउथ कुरिल आइलैंड की आप लोकेशन देख लेना कहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट इज IMT ट्राइलेट। तो ये एक्सरसाइज है वो, इसकी फुल फॉर्म है क्या है, IMT का है इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है एंड जो अभी कंडक्ट कराई गई थी कहाँ पे, दर-ए-अस्लाम, दर-ए-अस्लाम कहाँ पे है, ये तंजानिया में है, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से INS तर्कस ने भाग लिया है और मार्कोस जो नेवी की स्पेशल फोर्सेस है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मार्कोस नेवी की हमारी स्पेशल फोर्सेस है, INS तर्कस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये इसको कंडक्ट कराया गया है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है वहाँ पे उसकी पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि उसको लागू करने के लिए है। सागर की जो हमारा विजन है उसको रियलाइज करने के लिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल या सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मालाबार 2022।
तो ये एक्सरसाइज है वो क्वाड कंट्रीज की है, क्वाड जो पुराने वाला है, क्वाड 2.0 नहीं, क्वाड इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की है। तो इनिशियली ये हुआ करती थी इंडिया और यूएस की एक बायलेटरल एक्सरसाइज, फिर हमने धीरे धीरे जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो इसमें चारों कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इनकी नेवल एक्सरसाइज होती है एंड ये एक्सरसाइज है 1992 से कंडक्ट की जा रही है। 2000 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था, 2014 के अंदर जापान को शामिल किया गया था इस एक्सरसाइज के अंदर। तो जो टॉपिक था एक हमारा बचा हुआ था इसमें, कौन सा था, वो था आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत हमने देख रहे थे कि नेक्स्ट टॉपिक इज कोचिन शिपयार्ड डिलीवर एयरक्राफ्ट कैरियर टू नेवी, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत का एक नाम भी है, दूसरा नाम क्या है, IAC-1 बोलते हैं इसको, IAC-1। IAC-1 क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज IAC-1, रिसेंटली सीन इन द टर्म रिसेंटली सीन इन यूजेस। तो ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम रखा गया है विक्रांत। विक्रांत क्यों रखा गया है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक और जो एयरक्राफ्ट कैरियर था जो हमने यूके से लिया था, उसका नाम भी क्या है, विक्रांत था। तो विक्रांत हमारा पहला भी था और पहला जो सबसे पहले आया है 1961 के अंदर आया है, ठीक है। 1961 में यूके से हमने लिया था INS विक्रांत, उसका हमने नाम विक्रांत रखा था, उसी के नाम को रखने के लिए हमने इसका जो इंडिजीनियसली बिल्ट किया गया है उसका भी नाम विक्रांत रखा है, ठीक है। एंड इसके फीचर क्या क्या है, ये 262 मीटर लंबा है, तो ये 262 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये कितना वेट डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसका फुल डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 45,000 है। तो ये याद रखना है कितना वेट है, ये 45,000 टन इसका वेट को डिस्प्लेस कर सकता है, टन, ठीक है, टन, केजी नहीं है, टन है, ठीक है। एंड इसका ये डिस्प्लेस कर सकता है इतना। इस पे 30 एयरक्राफ्ट इस पे आ सकते हैं एक टाइम पे। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक बड़ा सा शिप होता है जिसपे बहुत सारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट उसमें रखे जाते हैं और वो वहाँ पे उसको वो लैंड भी कर सकते हैं और वहाँ से फ्लाइट भी ले सकते हैं, ठीक। देन ये इनिशियली इसको ऑपरेट करेगा, विक्रांत को इनिशियली वेस्टर्न नेवल कमांड के कंट्रोल में रहेगा। वेस्टर्न नेवल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। एंड 3 कमांड फॉर्मेशन है नेवी की, जिसमें से वेस्टर्न नेवल कमांड भी एक पार्ट है। तो नेवी की कितनी कमांड है, 3 कमांड है। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। INS विक्रांत को IAC-1 भी बोला जाता है। ये इंडिजीनियसली बिल्ट फर्स्ट एयरक्राफ्ट है इंडिया का एंड ये 262 मीटर लॉन्ग है, 45,000 टन क्लास में आता है। इस पे एयरविंग कंसिस्टिंग ऑफ 30 एयरक्राफ्ट इसमें लोकेटेड होगी। राफेल है, सुखोई है, ये सारे इसमें एयरक्राफ्ट इसमें इसके ऊपर होंगे। एंड इसको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लाइक किर्लोस्कर है, लार्सन एंड टर्बो है, LNT है और बहुत सारी MSME के कंपोनेंट्स से इसको मिलकर बनाया गया है। इसके अंदर 76% इंडिजीनियस कंटेंट है, 76%, ठीक। एंड ये आत्मनिर्भर भारत का एक विजन है को साकार करेगा। एंड ये हमारा जो विजन है कि ब्राउन वाटर नेवी से ब्लू वाटर नेवी की तरफ जाने में भी हमें हेल्प करेगा। तो ब्राउन वाटर नेवी क्या होती है, जो नेवी केवल अपने लिटोरल वाटर में काम करती है उसको बोलते हैं, यानी कि जिसकी पावर है या फिर कह सकते हैं हम काम करती है, वो उसको हम ब्राउन वाटर नेवी बोलते हैं। एंड जो ब्लू वाटर नेवी है उसकी रीच होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी रीच होती है वो हाई सीज तक जाती है। तो ये लिटोरल जोन क्या होता है, जो जोन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड का बीच का जो जोन होता है उसको हम लिटोरल जोन बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं ओशियन वाले होती है, तो जिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर हाई टाइड लाइन होती है, नीचे लो टाइड लाइन होती है, लो टाइड लाइन नीचे हाइड वाली हो जाएगी, हाई टाइड, ये हाई टाइड लाइन है। नहीं तो पेन भी नहीं चल रहा है। तो ये जो लिटोरल जोन है वो यहाँ तक आता है, उसके बाद में ये हाई सी जोन आता है कॉन्टिग्यूस जोन के बाद में। इसमें ये देखते हैं तो ये इंटरनल वाटर हो जाएगा, ये इंटरनल वाटर है। फिर ये यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिग्यूस जोन, फिर इसके बाद में हाई सी होता है, हाई सी 12 नॉटिकल माइल यहाँ से और होता है। उसके बाद में एक टेरिटोरियल जोन, फिर कॉन्टिग्यूस जोन, फिर उसके बाद में ओपन सीज है, ओपन सीज या फिर हाई सीज, ठीक है। तो ब्राउन वाटर नेवी इज कैपेबल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इन littoral zone, whereas blue water navy has the capacity to project nation strength and power across the high seas। ये हाई सीज में काम कर सकती है। तो ये हमारी नेवी को है, INS विक्रांत है वो कैपेसिटी देगा। ब्लू नेवी
बनने की, ठीक है, ब्लू वाटर नेवी बनने की। इसमें 76% इंडिजीनियस कंटेंट है। इससे पहले हमारे पास INS विक्रमादित्य भी है। तो विक्रमादित्य हमारा नेवी का एयरक्राफ्ट है जो कि रशियन बिल्ट है, इसको रशिया ने बनाया था, ठीक है, विक्रमादित्य। एंड ये 2013 के अंदर इंडेक्ट किया गया था। सबसे पहला हमारा था वो INS विक्रांत था, 1961 के अंदर आया था ये हमारे पास। 1961 हमने UK से लिया था। एंड इसको HMS हरक्यूलिस भी बोलते हैं। एंड उससे पहले एक और डीकमीशन हो चुका है 1987 में, INS विराट, ये डीकमीशन हो चुका है, ये भी डीकमीशन हो चुका है। ये INS विक्रमादित्य काम कर रहा है और INS विक्रांत अभी काम कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव है। तो इसके बारे में और क्या है, ये हो गया, ये डिस्कस कर लिए हम। एक रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट है, छोटा सा टॉपिक है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल की एक रिपोर्ट आई है, चाइल्ड एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड रिपोर्ट है। तो वो कह रही है कि चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया स्पेसिफिक कोई खास ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिचुएशन नॉट ऑन एजेंडा ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये इसमें कुछ ऐसे ही है, फालतू का है, कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। धन्यवाद। अगले वीडियो में और टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग।